आज का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 4 में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, इससे पहले हमने इस चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी 3 लेक्चर दिए हैं, इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3, और उन तीनों लेक्चर में हम बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक गए हैं। हमने ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करी है ना जो आपकी किताबों में नहीं है, 10th स्टैंडर्ड तक आपकी किताबों में भी नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा हमारा एक फाउंडेशन कोर्स है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बेसिक से लेकर के एडवांस तक गए हैं, तो आप जाइए उसको जा कर के देखिए, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 4 में वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड पावर, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम बहुत सारे सुंदर अच्छे स्मार्ट से क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जो हमें लगाना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जरा सुनो, क्या है हीटिंग इफेक्ट? आप इस चीज़ का डेली लाइफ में अपने घरों में यूज कर रहे हो ना। आप सुबह स्कूल जाना है, आपने वो प्रेस लगाया, आपने अपने कपड़े प्रेस किए, ठंड का मौसम चल रहा है, नहाने का तो मन करता नहीं होगा, तो सुबह सुबह वो गर्म पानी कर लेना, हीटर लगा देना, पानी गर्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद रूम हीटर का यूज करते हैं हम। तो हम डेली लाइफ में इन चीज़ों का यूज कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। ठीक है, उन्हीं चीज़ों के बारे में कि वास्तव में वो चीज़ें काम कैसे करती हैं, या कोई भी हमारा इक्विपमेंट है जो हीटिंग सोर्स का इक्विपमेंट है वो कैसे काम कर रहा है, आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं और बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से कॉपी पेन निकाल लो और साथ लिखते हुए चलो। ठीक है, ये आपका एक बेस्ड नोट्स भी होगा, और बहुत जल्द इसके लास्ट में हम बहुत ही सुंदर से क्वेश्चंस भी लेकर के आने वाले हैं, जो आप करोगे तो आपको फील आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऑलराइट, ये होता क्या है? ये होता है कि जब करंट किसी वायर से पास हो, ठीक है, तो उस वायर में अगर हीट प्रोड्यूस हो रहा है, वही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बेसिकली हमें 3 इफेक्ट पढ़ने होते हैं। फर्स्ट हीटिंग इफेक्ट, सेकेंड मैग्नेटिक इफेक्ट, एंड थर्ड केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट क्या होता है वो आपने चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर भी पढ़ा होगा कि जब NaCl के सॉल्यूशन से आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे तो क्या होगा, तो ये सब आपने पढ़ा होगा, वह इलेक्ट्रिसिटी का केमिकल इफेक्ट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट आप पढ़ने वाले हो, और मैग्नेटिक इफेक्ट इसके ठीक नेक्स्ट वाले चैप्टर में हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो पहले तो हम इसके डेफिनेशन पे देखते हैं कि क्या है इसका डेफिनेशन। तो देखो ध्यान से कि द इंक्रीज इन टेम्परेचर व्हेन करंट पासेस थ्रू अ मटेरियल। टेम्परेचर का इंक्रीज होना, टेम्परेचर यानी कि तापमान यानी कि गर्म या ठंडा। अगर किसी का टेम्परेचर, अच्छा कुछ बच्चे टेम्परेचर का मतलब समझते हैं गर्म। टेम्परेचर इज़ नॉट अ गर्म और ठंडा, एक्चुअली टेम्परेचर मेजर करता है किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस दोनों को ही, किसी पर्टिकुलर चीज़ का नहीं। अगर किसी का टेम्परेचर डाउन है, इसका मतलब क्या, वो ठंडा है ज़्यादा, है ना। हम कहते हैं कि इसका टेम्परेचर, वहाँ का टेम्परेचर -25 डिग्री सेल्सियस चला गया। ठीक है, तो ये हमें हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में बताता है। तो चलिए ध्यान देते हैं क्या है हीटिंग इफेक्ट। टॉपिक पे आते हैं कि अगर किसी भी तार से करंट पास हो रहा है और अगर उस तार में हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो कहलाता है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्यों? क्योंकि करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए कहलाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना। क्या है क्वेश्चन मार्क, जरा समझो। ये है बाबू श्याम, इनको नहीं पता है। हम पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम सब कुछ को एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन हमें वास्तव में पता नहीं है कि ये हीट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी तार के अंदर। ठीक है, हाउ इज हीट प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रिक करंट, अब कैसे होता है। ठीक है, इस चीज़ को लिखना बहुत ही लेंदी हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान से सुनो। ठीक है बच्चे, क्या है कि एक कंडक्टर क्या होता है आपको पता होगा ना। कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन होते हैं? जो एटम के आउटर मोस्ट सेल से निकले हुए होते हैं।
जब इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे यानी कंडक्टर पे जब आप पोटेंशियल अप्लाई करते हो, पोटेंशियल क्या है पता है ना, आपने किसी बैटरी को लगा दिया या आपने किसी सेल को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही आप पोटेंशियल अप्लाई करते हो तो करंट जो होता है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ चलना शुरू कर देता है, ठीक है। लोअर पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल, एंड हायर पोटेंशियल इज पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करता है तो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स के अंदर ड्रिफ्ट होते हैं, ठीक है। सर ये ड्रिफ्ट क्या है? ऑलरेडी बच्चा हमने इसके ऊपर एक टॉपिक, एक वीडियो बनाया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है एक इलेक्ट्रॉन्स की। आप उसे वॉच करो, उसे देखो, आपको बिल्कुल फील हो जाएगा, क्लियर होगा। तो क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ चलते हैं तो कंडक्टर में, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं तो एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं। तो उस कोलिजन से क्या होता है, ठीक है, उस कोलिजन से क्या होता है, रेसिस्टेंस उत्पन्न होता है। उस कोलिजन से क्या होता है, रेसिस्टेंस उत्पन्न होता है। और उस रेसिस्टेंस से बाहर आने के लिए, उस रेसिस्टेंस से बाहर आने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को कुछ काम करना पड़ता है। समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स को कुछ काम करना पड़ता है और वही जो काम होता है वो हीट के रूप में, मतलब हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। आप ऐसा कह लो, ठीक है। नहीं फील हुआ, चलो फील करते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। आप अपने दोनों हाथ को ले लो ऐसे और एक दूसरे के ऊपर रखो, ठीक है, दबा लो और इसको जोर जोर से रगड़ना शुरू करो। आपको ऐसा फील होगा कि जब आप हाथ को रगड़ना शुरू करोगे तो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगा। आप करके देखो। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जैसे आप हाथ को रगड़ने से इन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, जो फ्रिक्शनल फोर्स एक ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ने से क्या करता है, अपोज करता है। तो उस रेसिस्टेंस से बाहर आने के लिए, ठीक है, इस दोनों हाथों को आपस में कुछ ना कुछ काम करना पड़ रहा है और वही जो वर्क है वो हीट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब करके देखो। सेम होता है इलेक्ट्रॉन्स के केस में। जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलना शुरू करते हैं तो आपस में एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि रेसिस्टेंस उत्पन्न होता है। अब उस रेसिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है और वही वर्क हीट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। फील हुआ? अगर हुआ लाइक कर देना, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझो, कुछ और भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये तो फील हुआ ना कैसे हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब ये हीट किन किन बातों पे डिपेंड करता है इसको समझते हैं। फर्स्ट, ये हीट डिपेंड करता है, जरा देखो, ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो पर सेकेंड द ग्रेटर विल बी द नंबर ऑफ कॉलिजन एंड ग्रेटर द हीट प्रोड्यूस। ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, बच्चे जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा फ्लो करेंगे उतना ज़्यादा कॉलिजन होगा। फील नहीं हुआ? समझो कि अगर एक कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आया, वो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया, ठीक है, थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस हुआ। अब अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं और बहुत ज़्यादा आपस में कॉलिजन होगा, ज़्यादा कॉलिजन ज़्यादा हीट। अब ज़्यादा कॉलिजन कैसे होगा? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से होगा। तो जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा कॉलिजन तो ज़्यादा हीट। ठीक बात है। यानी इससे हम कह सकते हैं कि हीट जो होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके हम समरी को बाद में देखेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है कि हीट प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, जो हीट प्रोड्यूस होता है वो कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। अगर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, तो उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये हीट रेजिस्टेंस कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तीसरी बात समझो, करेंट इज पास्ड फॉर लॉन्गर टाइम, मोर कोलिजन टेक प्लेस, मोर हीट इज प्रोड्यूस। अगर इलेक्ट्रॉन्स लंबे समय के लिए पास करते रहेंगे, ठीक है,
तो ज़्यादा कोलिजन होगा। फील नहीं हुआ? चलो समझते हैं। एक भीड़ भाड़ का जगह है, बहुत ही क्राउड है, ठीक है। आप अगर धीरे धीरे चलोगे, अगर आपको 1 मीटर चलना है, ठीक है, 1 मीटर चलने में आपको 1 मिनट का समय लग रहा है। अगर आप 10 मिनट तक दौड़ते हो उस भीड़ में, तो आप बहुत ज़्यादा लोगों से टकराओगे। समझ रहे हो ना? 10 मीटर लंबी, 10 मीटर नहीं 10 किलोमीटर ले लो, इतनी लंबी ना लाइन लगी हुई है, आपको जो है आगे पहुंचना है। अब आपको दौड़ लगाना है, तो अगर आप 10 मिनट तक दौड़ोगे तो ज़्यादा लोगों से टक्कर मारना पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो जितने लोगों से टक्कर मारोगे उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा। आई मीन वहाँ नहीं होता है, यहाँ समझो कि जितने लंबे समय तक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। फील हुआ? चलो, अब इन तीनों कविता का सार क्या है? कविता का सार जरा ध्यान से सुनो। जब आपको एग्जाम में पूछा जाए कि हीट कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट है, आप लिखोगे क्या? जरा ध्यान दो। अब हुआ क्या, जरा समझो। 1841 में एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जूल जिसका नाम था, पूरा नाम लिखा हुआ है, अब पढ़ लेना, ठीक है। सामने उनकी डायग्राम भी है, देखो उनकी फ़ोटो है, उसको देख करके बनमस्ते बोल लो, ठीक है। तो 1841 में जो जूल थे वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या पाया, उन बातों को हमने साइड में लिखा है, देखो। उन्होंने पाया कि जो हीट है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है? फर्स्ट डिपेंड कर रहा है स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग, कितना ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो पहला रिलेशन क्या आ गया? ये आ गया। सेकेंड था कि द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, अब जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? कंडक्टर के रेसिस्टेंस पे। तो सेकेंड क्या आ गया? ठीक है। और थर्ड उन्होंने क्या देखा कि जो हीट प्रोड्यूस होता है वो समय पे भी डिपेंड कर रहा है। ये तीन बातें इन्हीं की तो है ये समरी, ठीक है। तो किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पर। तो हम यहां पर लिख सकते हैं टाइम, ठीक है। ये 1841 में जूल ने अपने एक्सपेरिमेंट में पाया था। क्लियर है? अब जरा ध्यान दो। अब इन तीनों रिलेशन से हमारे पास क्या आ गया? H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, करेंट का स्क्वायर, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, एंड H क्या है यहाँ पर? हीट है। H क्या है? हीट है। एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम है, टेम्परेचर नहीं है, मिस्टेक मत करना, टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस इंटू टाइम। I क्या है यहाँ पर? करंट। और इसी को हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। क्योंकि जूल का यह सिद्धांत है, जूल ने ही इस नियम को दिया था, इसलिए हम इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्योंकि ये जो समरी है ना, इसको जूल ने बताया था, जो साइंटिस्ट थे, और उन्हीं के मतलब कह लो कि उनके नाम के ऑनर में, उनके रिस्पेक्ट में, हीट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है, पता होगा ना आपको। हीट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। तो एनर्जी की SI यूनिट भी क्या है? जूल है, ठीक है। तो हीट एनर्जी की SI यूनिट क्या होगी? जूल। क्लियर है? आप इतनी सी चीज़ों को नोट करो, और इसके बाद हम इसकी क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं हम उसके ऊपर बात करेंगे। नोट इट। ओके, अब जरा देखो क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं, ठीक है। हीट के आपको पता है कि करंट बराबर क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, पढ़ा है ना हमने, I बराबर Q अपॉन T, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल जाएगा? Q बराबर I इंटू टी, चार्ज बराबर करेंट इंटू टाइम, ठीक है। ये आ जाएगा। चलो, इसको अपने आप दिमाग में रखना। सेकेंड फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस का, कि V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। अब ये V यहाँ पर क्या है? V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप W बराबर निकालोगे, W क्या है? वर्क है, तो वर्क बराबर निकालोगे तो क्या होगा? चार्ज को हमने भेज दिया इधर, तो हो गया V इंटू क्यू। यहाँ तक ठीक है? चलो,
अब वर्क बराबर क्या हो जाएगा, देखो जरा, Q बराबर क्या है, I इंटू टी। तो हम Q बराबर क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी। ये हमने Q की जगह पे लिख दिया I इंटू टी। तो एक तो फॉर्मूला हमारे पास ये बन गया, और ये वर्क कौन सा है, जो हीट के रूप में, कह लो कि हीट में जो कन्वर्ट हो गया है, जो ये वर्क डन है वो किस में कन्वर्ट हुआ है, हीट में। तो हम इसको लिख सकते हैं कि W बराबर H, H क्या है, हीट, हीट बराबर V इंटू आई इंटू टी। तो हम लिख सकते हैं V आई टी। ठीक है, आप ऐसे लिख लो, W इज इक्वल टू H बराबर V आई टी। एक रिलेशन और निकल जाएगा, देखो डायरेक्ट लिख लेते हैं ना, H हीट बराबर, अब जरा देखो, आपने पढ़ा है ना ओम्स लॉ, ओम बाबा का नियम। ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, तो V की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आई आर। ठीक है, आई आर इंटू आई इंटू टी लिख सकते हैं। आई आर क्यों आया, V की जगह पे आया, आई आर ओम्स लॉ से। ठीक है, तो H बराबर क्या आ गया, आई इंटू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये हो गया हमारा हीट का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा एक रिलेशन और निकल जाएगा, अब याद रखते चलना, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, देखते हैं, चलो यहाँ पर पुट करते हैं ना। ठीक है, क्या आ गया, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। अब जरा देखो यहाँ से क्या निकल सकता है, H बराबर, अच्छा V बराबर आई आर, तो I बराबर, देखो V बराबर आई आर, तो I बराबर V अपॉन आर आ जाएगा ना ओम्स लॉ से। तो H बराबर जहाँ पर I है वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, V अपॉन आर। अब I का स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। क्लियर है, अब जरा देखो H बराबर, अब ये V अपॉन आर का होल स्क्वायर है, तो R का भी स्क्वायर है और V का भी, तो इसको हम लिख सकते हैं V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। अब ये स्क्वायर से एक R मर गया, नहीं समझ में आया, देखो H बराबर V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं R इंटू आर इंटू टी। स्क्वायर को लिख सकते हैं ना ऐसे, एक R से एक R मर गया, क्या बचा हमारे पास, देखो यहाँ कर लो, H इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ठीक है, ये भी हमारे लिए एक फॉर्मूला तैयार है, एक हो गया। ठीक है, दिस वन। तो नेक्स्ट इज पावर। अब पावर क्या होता है, पावर समझने से पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट लेते हैं। ठीक है, पावर के बारे में आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, देखो पावर क्या होता है, फास्ट वी आर डूइंग आवर वर्क, हम कितने तेजी के साथ अपने काम को कर रहे हैं। दो बंदे हैं, एक है संटू, एक है बंटू। ठीक है, संटू एक सामान लेकर के 5 मिनट में बंटू के पास जाता है। ठीक है, संटू एक सामान लेकर के 5 मिनट में बंटू के पास जाता है, या कह लो बंटू के घर जाता है, और बंटू उसी सामान को संटू के पास 20 मिनट में लेकर आता है। बंटू कितने मिनट में लेकर गया संटू के पास, 5 मिनट में, और संटू कितने मिनट में लेकर आया, 20 मिनट में। तो सबसे तेजी के साथ काम किसने किया, बंटू ने किया ना। उसी सामान को बंटू 5 मिनट में लेकर के चला गया, लेकिन संटू उसी सामान को 20 मिनट ले रहा है लाने में। तो इस काम को तेजी के साथ किसने किया, बंटू ने। इसका मतलब क्या है कि बंटू की पावर संटू से ज्यादा है। ठीक है, तो पावर क्या होता है, हाउ फास्ट वी आर डूइंग आवर वर्क, हम अपने काम को कितनी तेजी के साथ कर रहे हैं, वो होता है पावर। ठीक है, तो अब यहां पर हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पावर। तो सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है। इलेक्ट्रिक पावर होता है कि रेट एट विच इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन। ठीक है, या आप ऐसे कह लो कि रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। ठीक है, दोनों ही डेफिनेशन हो सकते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं कि रेट एट विच वर्क इज डन बाय एन इलेक्ट्रिक
करंट। लिख लेते हैं इसको, क्या है, रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और लिख लो, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, या किस रेट से इलेक्ट्रिक वर्क डन हो रहा है, किसके थ्रू, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। दोनों बातें ठीक है। ठीक है, अब जरा समझो, पावर की एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट है बच्चा वाट। अब वाट, ठीक है, किसके नाम पे पड़ा है, जेम्स वाट के, है ना, उनके ऑनर में कह लो कि इसका यूनिट क्या है, वाट है। अब जेम्स वाट क्यों फेमस है, इन्होंने स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया था, पता होगा आपको। ठीक है, चलो, तो अब हमारे पास पावर के कुछ फॉर्मूले भी निकल जाते हैं। अब देखो, इस फॉर्मूले से क्या बनता है, P इज इक्वल टू W बाई टी। टी कहां से आया, रेट, है ना, रेट मतलब क्या होता है, टाइम। अब ऐसे कह लो कि फिजिक्स में रेट का मतलब टाइम। तो किस टाइम से इलेक्ट्रिक वर्क डन हो रहा है। ठीक है, P इज इक्वल टू W बाई टी। अब चलो कुछ कुछ फॉर्मूलाज बनते हैं पावर के, वो देख लेते हैं। ठीक है, पढ़ा होगा आपने, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है, वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। ठीक है, तो W बराबर क्या आ जाएगा, Q को इधर भेज दिया, V इंटू क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। तो एक तो हम यहां पर लिख सकते हैं, W की जगह पे क्या लिख दिया हमने, V इंटू क्यू अपॉन टी। ठीक है, सेकेंड देखो जरा, अब W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, क्यू क्या हो जाएगा पता है ना, I बराबर क्या होता है, Q अपॉन टी, है ना। तो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, हाँ यहां सब Q का निकाल लो, Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी, टी को इधर भेज दिया तो Q की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी। क्लियर है, तो चलो यहां लिख लेते हैं P इज इक्वल टू V इंटू I इंटू टी, और अपॉन हो गया T। ये I इंटू टी कहां से आया, यहां से आया, ये T से T गया, क्या बचा, P इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सेकंड देख लेते हैं, जरा समझो, P इज इक्वल टू V इंटू आई। अब बच्चे I बराबर क्या होता है, ओम्स लॉ पढ़ा है ना, V इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू क्या आएगा, V अपॉन आर। क्लियर है, तो हम लिख सकते हैं V इंटू, और I की जगह पे लिख सकते हैं V अपॉन आर। तो P इज इक्वल टू क्या आ गया, V इंटू वी, वी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर है, समझ में आया नहीं, देखो जरा, T से T कैंसिल, V इंटू आई बचा, I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आर, क्योंकि ओम्स लॉ से हमें पढ़ा है V इज इक्वल टू आई आर, तो I बराबर हो जाएगा V अपॉन आर। तो हमने I की जगह पे क्या रख दिया, V अपॉन आर, तो V से V का मल्टीप्लाई हुआ, क्या आ गया, V स्क्वायर और R का R। ठीक है, चलो, तो हमारे पास कितने फॉर्मूले निकले, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, एक यहां सब चाहो तो और निकाल सकते हो कि P बराबर W बाई टी। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W क्या है हमारा, वर्क, आप वर्क कह लो या एनर्जी कह लो, है ना। कभी कभी क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट पावर दे देगा, टाइम दे देगा, और हमें एनर्जी निकालना होता है ना, कितनी एनर्जी कंज्यूम हो गई। तो वो एनर्जी निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, यहां पर T को इधर भेज दो, P इंटू टी इज इक्वल टू W, और वर्क और एनर्जी बराबर है, होते हैं ना, पढ़ा होगा आपने, तो E। तो यानी एक फॉर्मूला क्या आ गया, E इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो एक तो ये भी निकल जाएगा। क्लियर है, एक हमारे पास ये निकल गया, एक ये निकल गया। ओके, तो एक फॉर्मूला हमारे पास और आ जाएगा, P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। ठीक है, तो V बराबर क्या होता है, I इंटू आर, ओम्स लॉ से पता है ना। तो V की जगह पे हम रख सकते हैं ना I इंटू आर,
तो आई इंटू आर इंटू आई, ये क्या हो गया जरा देखो, आई इंटू आई स्क्वायर आर। तो एक पावर का फॉर्मूला हमारे पास ये भी बन जाता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है हमारे पास कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या है कि एनर्जी को हम जनरली जूल में मेजर करते हैं, ठीक है, लेकिन जूल क्या करता है, छोटे अमाउंट में एनर्जी को मेजर करता है। समझ रहे हो, आपने अगर अपने घर की किसी चीज को 1 सेकेंड के लिए चलाया, ठीक है, जूल में आप मेजर कर सकते हो, लेकिन अगर आपने अपने घर में अपने पंखे को 10 घंटे के लिए चलाकर छोड़ दिया, तो आप जूल में मेजर करना थोड़ा कठिन होगा, बहुत ही एक मतलब बहुत बड़ा डिजिट आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो उसको मेजर करने के लिए हमें एक बड़े पैमाने पर मतलब यूनिट की जरूरत पड़ती है ना, जो कि बहुत बड़े बड़े अमाउंट ऑफ एनर्जी को मेजर कर सके। समझ रहे हो, जैसे आप अपने घर में अगर मीटर लगा हुआ है, मीटर है ना, जहां पे आप कितनी यूनिट आपकी रीडिंग आई ये सब देखते हो आप, तो आप जाकर के देखना उस पर KWH लिखा हुआ रहेगा, लिखा रहता है उस पर। अब KWH का मतलब क्या है, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। ठीक है, देखो तो वही है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या होती है, के, छोटा के लिखो, KWH, किलोवाट आवर। समझ रहे हो, अब इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिक appliance of power 1 kilowatt works for 1 hour, ऐसा हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कि एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, चाहे बल्ब हो, पंखा हो, जब वो 1 किलोवाट, ठीक है, जिसका पावर क्या हो 1 किलोवाट हो, जब वो 1 घंटे के लिए चलता है तो कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, उसी को हम मेजर करते हैं किलोवाट आवर में, उसी को हम कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कहते हैं। क्लियर है, चलो इसी का दूसरा नाम होता है ना BOTU। अब BOTU क्या है जरा देखो, BOTU बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, है ना। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, या तो आप KWH बोल लो, किलोवाट आवर, या आप BOTU बोल लो, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। अब क्या है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, थोड़े बड़े हो जाओ फिर समझ में आएगा। ठीक है, चलो कुछ और बातें हैं, जैसे कि 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। ठीक है ना, 1 KWH। अच्छा, KW किलोवाट, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट। ठीक है ना, ध्यान से समझ लो, जहां पर किलो आ जाए, किलो मतलब क्या होता है बच्चे, 1000, 1000। ठीक है, तो किलोवाट मतलब 1000 वाट। ठीक है, नोट इट। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज की, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज की रेटिंग क्या होती है। ठीक है, तो अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो कि हायर द पावर रेटिंग स्मॉलर द रेसिस्टेंस। समझ रहे हो, हायर द पावर रेटिंग स्मॉलर द रेसिस्टेंस। जिस इक्विपमेंट का, जिस अप्लायंसेस का पावर रेटिंग ज्यादा होगा, उसका रेसिस्टेंस स्मॉलर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, जैसे मान लो कि हमारे पास एक 1000 वॉट का हीटर है, ठीक है, और एक 100 वॉट का बल्ब है। ठीक है, तो इसमें रेसिस्टेंस क्या होगा, लो होगा इसके कंपैरेटिवली, है ना, लो रेसिस्टेंस होगा। और इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, इसके कंपैरेटिवली हाई रेसिस्टेंस होगा।
क्लियर है? तो हायर द पावर रेटिंग, लोअर द रेसिस्टेंस और स्मॉलर द रेसिस्टेंस। ठीक है, इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि जिसका पावर रेटिंग ज्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस क्या होगा बच्चा, स्मॉलर होगा। क्लियर है? चलो इसे नोट करिए। अब इसके बाद इस चैप्टर में बच जाता है कि अच्छा चलो कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके घरों में अगर जो यूनिट का आता है ना, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है आपके घर में, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल कि 500 रुपये आगे, 600 रुपये आगे, आपने 20 यूनिट का खर्च किया है, तो 20 यूनिट का मतलब क्या है, समझ रहे हो? अगर कॉस्ट आ गया ना कि यहाँ पर 10 रुपये यूनिट चल रहा है, पता होगा आपको 10 रुपये यूनिट, कोई 9 रुपये यूनिट लेता है, इसका मतलब क्या है, 9 रुपये यूनिट का मतलब ये है कि 1 किलोवाट आवर, ठीक है, का जो रेट है, जो आपने 1 किलोवाट आवर एनर्जी का यूज किया है, ठीक है, उसका रेट है 9 रुपए। नहीं समझ में आया? चलो समझो। 3 रुपए यूनिट कहने का मतलब क्या है कि 3 रुपए किलोवाट आवर चल रहा है ना। अगर आप 1 किलोवाट का जो अगर पावर का कोई अप्लायंस है, अगर आप उसको 1 घंटे तक चलाते हो तो उसके लिए आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे, है ना। मान लो कि आपके घर में जितनी भी चीजें हो गई, पंखा है, टीवी है, कूलर है, इन सबको मिलाकर के अगर आपने 10 किलोवाट का यूज किया है, ठीक है, अब 10 किलोवाट कितने घंटे में आपने यूज किया, क्या यूज किया, तो उसकी रेटिंग है वो, उसका चार्ज होता है वो। 5 रुपए यूनिट कहने का मतलब क्या है, 5 रुपए पर किलोवाट, है ना। आप 1 घंटे के लिए 2 घंटे यूज करोगे 5 किलोवाट तो हो जाएगा 10 किलोवाट, 3 घंटे यूज करोगे 15 किलोवाट, समझ रहे हो? तो ये चीज होता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। अब इस टॉपिक को आप ध्यान से समझना, इसके ऊपर हम अच्छे से क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। प्यार बनाओ, प्यार बढ़ाओ, ऐसे ही वीडियो को भी आगे बढ़ाओ और प्यार दिखाओ। चलो, थैंक यू।